हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? हनान प्लीज बातें नहीं। अब सुनो, अब हमें क्या करना है आज? कल हमने लास्ट कौन से एडजस्टमेंट किए थे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। आज हमें दो एडजस्टमेंट कौन से करने हैं? अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, एक्रूड इनकम। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इनकम रिसीवेबल। समझो इसका मतलब क्या है कि मैंने मेरी सर्विसेज दे दी और मुझे रुपए लेने क्या है बाकी है। सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड बट अमाउंट इज स्टिल टू बी रिसीव्ड। जैसे मान लो आपका कोर्स पूरा हो गया और अपनी फीस है 35,000 और अभी आपने 30,000 ही दिए हैं। तो आपने 30,000 दिए हैं तो हमने एंट्री क्या डाल रखी है? कैश अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट। कितने रुपए से? 30,000 से। तो अब हमारे ट्रायल बैलेंस में कैश किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? कैश असेट है, असेट साइड हमेशा, असेट किस में आती है? हमेशा डेबिट साइड में। और फीस इनकम है तो वो कहाँ आ रही होगी? क्रेडिट साइड में। अब लास्ट में जब हिसाब देखा तो क्या पता लगा? फीस रिसीवेबल है। इसी को क्या बोलते हैं? एक्रूड फीस। कितने रुपए की है बताओ? 5,000। तो बताओ मुझे अगर अपना ट्रू प्रॉफिट निकालना है तो मैं अपनी इनकम 30,000 मानूं या 35? मना नहीं किया है, आपके पापा ने बोला है कि हम रुपए आपको कब दे देंगे, बाद में दे देंगे। डूबा नहीं है पैसा, आप रुपए दे दोगे बट अभी तक दिया नहीं है। तो 30,000 तो मेरी इनकम है ही है, लेकिन मुझे अपना ट्रू प्रॉफिट निकालना है तो मैं आपकी फीस की इनकम कितनी बुक करूंगा? 35। तो अब आप खुद ही बताओ मैं पी एंड एल बनाते समय क्या एडजस्टमेंट करूं? फीस कितने की है? 30 प्लस इसमें क्या जोड़ दूंगा? एक्रूड फीस। कितने की? 5,000, ताकि मेरा प्रॉफिट क्या आ जाए? सही आ जाए। तो एक्रूड फीस को क्या करना पड़ेगा? एक्रूड फीस का मतलब क्या है? बोलो। मुझे बच्चों से रुपए लेने बाकी है, तो 30,000 तो मुझे मिल गए और 5,000 लेने और बाकी है, तो कितनी इनकम होगी मेरी? 35,000। समझ गए क्या? तो एक्रूड इनकम का पहले तो मतलब बताओ क्या होता है? सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड। सर्विसेज मैंने क्या कर दी? दे दी। बट इनकम या कैश इज स्टिल टू बी रिसीव्ड। तो इसका एडजस्टमेंट क्या होगा बताओ? इनकम में क्या हो जाएगा? ये ऐड। क्यों ऐड होगा? क्योंकि मेरा ट्रू प्रॉफिट निकालना है। मैंने आपसे आपको पढ़ा दिया, पूरा कोर्स करा दिया, अपनी फीस है 35,000 और अभी आपने 30 दी है, तो मैं अपना प्रॉफिट निकालूंगा तो क्या करूंगा? इनकम तो 35 मानूंगा ना। बोलो। पक्का? अब बैलेंस शीट में क्या करेंगे? असेट है, लाइबिलिटी है। ये रुपए मुझे बच्चों से लेने हैं या बच्चों को देने हैं? लेने हैं। तो लेने हैं तो मुझे इससे फ्यूचर में क्या है? एडवांटेज है। तो ये मेरे लिए क्या है? असेट है। एक्रूड फीस बच्चों मेरे लिए क्या है? एसेट। अब देवांश ने क्या काम स्टार्ट कर लिया? बोलो। बाइक सर्विस का। देवांश ने किस चीज का काम स्टार्ट कर लिया? अब ये बाइक सर्विस करता है और क्या करता है? बोलो। रुपए लेता है। तो ज्यादातर कस्टमर तो क्या है? रुपए दे गए, तो ये एंट्री क्या करता रहा? कैश टू इनकम। कुछ भी बोले, फीस वीस जो भी इनकम का नाम रखे, सर्विस चार्जेस कुछ भी। कैश बढ़ गया इसके पास और सर्विस चार्जेस इसने ले लिए। अब इसके पास कौन आया? अब्दुल्ला आया और क्या बोला कि 3 बाइक सर्विस करा गया और बोला कि रुपए बाद में दे देंगे। और देवांश और अब्दुल्ला अच्छे दोस्त है, तो देवांश ने बोला कि ठीक है आप रुपए बाद में देंगे। देवांश को भरोसा है अब्दुल्ला रुपए नहीं खाएगा। तो क्या होगा? वो क्या रह गया? एक्रूड फीस ही तो हो गया। अब देवांश को जो रुपए मिल गए वो तो इसने इनकम बुक कर ली। अब कुछ बाइक की सर्विसेज इसने उधार पे कर रखी है, तो उसके तो रुपए आई नहीं। तो इसके पास सर्विस चार्जेस या फीस कितनी आ रखी है? 10,000। और फीस रिसीवेबल किससे है? अब्दुल्ला से। कितने रुपए?
3000, तो इसकी इनकम कितनी आएगी 10 + 3 13, और डेटर कितने का है, एसेट कितने की है 3000, तो बैलेंस शीट में किस तरफ आएगा ये एसेट साइड। पक्का समझ गए क्या? तो बताओ इसका क्या एडजस्टमेंट लिखवाऊं मैं आपको। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, क्या नाम है इस एडजस्टमेंट का? एक्रूड इनकम, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है इनकम रिसीवेबल। तो इसका P&L में क्या एडजस्टमेंट होगा, ऐड इन रिस्पेक्टिव इनकम, जो भी इनकम है उसमें क्या कर देना ऐड। जैसे कई बार देगा कमीशन रिसीवेबल, तो किस में ऐड होगा कमीशन में, फीस रिसीवेबल तो किस में ऐड होगा फीस में। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा। अब बताओ एंट्री क्या डालूं मैं, जितनी फीस हमें मिल गई उसकी एंट्री तो हम क्या डाल चुके हैं कैश टू फीस, और जो लेनी बाकी है वो भी इनकम में आएगी, तो इनकम बढ़ानी है या कम करनी है, तो एंट्री क्या बनेगी इनकम बढ़ानी है, तो इनकम को क्या करना पड़ेगा क्रेडिट, और सामने वाली पार्टी हमारे लिए क्या है डेटर, तो उसको क्या करेंगे एसेट बनाएंगे। तो असेट बढ़ती है तो क्या होती है डेबिट, तो एक्रूड इनकम से क्या होगा, ये डेबिट क्यों किया असेट बढ़ गई, और ये क्रेडिट क्यों किया इनकम बढ़ गई। फटाफट से याद करो एक्रूड इनकम का एडजस्टमेंट क्या होगा, इनकम में क्या होगा ऐड, क्यों ऐड होगा क्योंकि ये रुपए लेने बाकी है, सही प्रॉफिट निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा ऐड। बैलेंस शीट में क्या आएगा असेट में, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है फायदा है। तो एक्रूड इनकम टू इनकम, जो भी इनकम होगा, फीस गलत लिख दिया, जो भी इनकम का नाम लिया होगा। अब फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है इसका अपोजिट, वो क्या है अनअर्न्ड इनकम, इसी को क्या बोलते हैं एडवांस इनकम। अब्दुल्ला ने क्या किया एक इंस्टॉलमेंट में ही क्या दे दिया सारे रुपए दे दिए थे इसने, इसने सारे रुपए कब दे दिए थे स्टार्टिंग में ही एक ही इंस्टॉलमेंट में, तो जिस समय वो इंस्टॉलमेंट आई है उस समय कोर्स तो पूरा हुआ ही नहीं था, तो क्या वो सारे रुपए इनकम थे क्या नहीं। बट मैडम को अकाउंट्स आती नहीं है, तो मैडम ने तो क्या एंट्री डाल दी कैश अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट, इसने पूरे रुपए एक साथ दे दिया मान लो 35,000, तो इससे मेरा ट्रायल बैलेंस कैसे टैली होगा कैश बढ़ जाएगी 35,000 की, और फीस बढ़ जाएगी कितने की 35। कैश डेबिट में क्यों लिखा असेट में हमेशा डेबिट बैलेंस होगा और इनकम में हमेशा क्रेडिट बैलेंस। अब जब मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं तो मैंने देखा कि अभी 5,000 का तो कोर्स क्या है बाकी है, 5,000 रुपीज का अभी तक क्या नहीं करवाया कोर्स करवाया नहीं, रुपए भले ही ले लिए लेकिन क्या है कोर्स अभी क्या है बाकी, तो उसको हम क्या बोलते हैं अनअर्न्ड। अनअर्न्ड का मतलब क्या है एडवांस में आ गया, जो अभी तक कमाया नहीं, कमाया नहीं का मतलब कैश हैज बीन रिसीव्ड बट सर्विसेज आर स्टिल टू बी रेंडर्ड। अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या होता है कैश मिल गया या नहीं, यस कैश हैज बीन रिसीव्ड बट सर्विसेज आर येट टू बी, सर्विस पे थोड़ी होगी परफॉर्म्ड या रेंडर्ड, तो अभी तक सर्विसेज परफॉर्म करनी क्या है बाकी, या रेंडर करनी क्या है बाकी। पक्का। अब बताओ मैं सही इनकम निकालूं तो कितनी इनकम मानूं 35 दे दिए हैं, या मान लो इसने दोनों साल की दे दिए होते, ऐसे मान लो ये जब आया तो इसने कहा आप बार बार किच किच करोगे आप दोनों साल के रुपए ले लो 11th के भी ले लो और 12th के भी ले लो, और अभी अपना कोर्स सिर्फ किसका पूरा हुआ है 11th का, 31 मार्च तक तो हमने किसका कोर्स करवाया होगा आपको 11th का, तो मेरे पास मेरे को पता है कि 35,000 तो क्या रखे एडवांस, बट मैडम को नहीं पता होता, तो मैडम तो जो रुपए आते हैं उसको क्या एंट्री डाल देती है कैश टू इनकम, क्योंकि मैडम अकाउंट्स का नॉलेज थोड़ी रखती है, या लोकेश भैया और मैडम को क्या है सीए थोड़ी करी मतलब अकाउंट्स थोड़ी आती है,
तो वो तो जो आता है उसको क्या मान लेते हैं, इनकम मान लेते हैं, बोलो। तो उन्होंने क्या कर लिया, इसको इनकम मान लिया। अब साल के एंड में मैंने देखा, अच्छा इतने बच्चों का तो एडवांस आ रखा है, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, मतलब कुछ बच्चों का बकाया होता है, कुछ बच्चों का क्या आया होता है, एडवांस। तो बकाया वाला तो ये हो गया एक्रूड इनकम, और जिनका एडवांस आया उसको क्या करूँ अब मैं, इनकम में से कम करूँ या ज्यादा बढ़ाऊं, कम करूं। ऑब्वियस सी बात है, 11th की इनकम तो 35 ही है, भले ही उसने क्या दे दिए, एडवांस दे दिए 12th के, बट 11th की इनकम तो कौन सी है, 35। तो बताओ मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय आपको क्या सिखाऊंगा, मैं क्या ही सिखाऊं बताओ, आप खुद इतने समझदार हो। फीस कितनी मिली, 70, माइनस क्या कर दूं, एडवांस फीस कितने का, कितना रह गया, तो एडवांस फीस को क्या करना पड़ेगा, माइनस। एडवांस फीस को ही क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड फीस। अब बैलेंस शीट में कहाँ लिखूं इसको मैं, लाइबिलिटीज में क्यों लिखूं, क्योंकि अभी पढ़ाना बाकी है और मेरा ऑब्लिगेशन है, वो मेरा क्या है, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब मेरे लिए लाइबिलिटी है ये। अनअर्न्ड फीस अभी क्या है, पढ़ाना बाकी है ना ये, तो ये मेरे लिए क्या है, ऑब्लिगेशन है जो मुझे पढ़ाकर पूरा करना है। जरूरी थोड़ी है पैसे देने, लेकिन सर्विसेज देनी क्या है बाकी, अगली बार इसको सर्विसेज तो देंगे, रुपए आएंगे ही नहीं, तो ये हमारा ऑब्लिगेशन है, तो ये कहाँ पर आएगा, लाइबिलिटी साइड। पक्का। तो बताओ अनअर्न्ड फीस का ट्रीटमेंट क्या करोगे, अनअर्न्ड इनकम का, रिड्यूस फ्रॉम इनकम, और बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, लाइबिलिटी साइड। इनकम में से हटा दो और बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, लाइबिलिटी साइड। श्योर। बताओ बच्चों क्या लिखवाऊं इसका, एक्रूड इनकम को काट के क्या लिखूं, एडवांस या अनअर्न्ड इनकम। ऐड की जगह काट के क्या लिख दूं, सब्ट्रैक्ट या रिड्यूस फ्रॉम इनकम, और बैलेंस शीट में कहां पर आएगा ये, लाइबिलिटी साइड में। अब एंट्री समझाओ कैसे बनेगी। सबसे पहले लोकेश भैया ने जो हमारे अकाउंट्स देखते हैं क्या एंट्री डाल दी, सीधा कैश अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट। उनको तो रुपए मिलते हैं तो उनको तो क्या लगता है, इनकम। कौन सी, नए, तो उनको तो रुपए मिलते हैं तो उनको क्या लगता है, थी कौन, भावना नलायक। अब ये इनकम लगती है, अब ये अनान बेटे इधर बुलाऊं क्या, तो बताओ अब इनकम लगती है तो इसको अब सारी इनकम है या अगली बार का है कुछ पैसा, तो अब इसको इनकम में से क्या करना पड़ेगा, कम। तो इनकम कम करनी है तो क्या होगा, डेबिट। क्यों डेबिट करनी है, बिकॉज आई एम रिड्यूसिंग द इनकम। इनकम इज जनरली क्रेडिटेड, बट जब उसको कम करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करनी पड़ती है, क्रेडिट। तो इसलिए ये लाइबिलिटी बढ़ा दी। ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि इनकम कम करनी थी। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमने जनरल एंट्री के रूल में पढ़ा था ना कि लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो बताओ क्या एंट्री लिखवाऊं इसकी में, इनकम टू एडवांस इनकम या अनअर्न्ड इनकम। क्या लिखूं, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम या अनअर्न्ड इनकम। इनकम डेबिट क्यों किया बच्चों, इनकम को क्या करना था, कम। और ये क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़े। जितना भी सर्विस सेक्टर है ना, समर्थ कॉमर्स क्लासेस को छोड़ दो, सारा कैसे चलता है, एडवांस पे। समर्थ तो क्या है, एक नोबल इंस्टीट्यूट है, इसलिए क्या चलता है, इंस्टॉलमेंट में। आप बाहर जाओ कहीं भी, कहीं किसी भी जगह चले जाओ, रुपए एडवांस लिए जाते हैं नहीं। सर्विस सेक्टर किस पे चलता है, एडवांस पे। सर्विस सेक्टर सारा का सारा किस पर चलता है, एडवांस पे। जैसे आपने मान लो नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करा लिया, जियो का रिचार्ज करा लिया, तो रुपए उन्होंने ले लिए एडवांस। मान लो दिव्यांश का रिचार्ज कब खत्म हुआ, दिव्यांश का
वन 1/8 को इसका रिचार्ज क्या हो गया, खत्म। 1/8 को इसका रिचार्ज क्या हो गया, खत्म। तो इसने पूरा 1 साल का आगे का रिचार्ज करा लिया। कहाँ तक का, 31/7 तक का। और मान लो रिचार्ज का प्राइस कितना है, 1200। 1200 क्यों ले रहा हूँ, डिवाइड हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना तुम्हारे लिए। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश टू फीस। अब एक बार तो रिलायंस का अकाउंटेंट क्या एंट्री डाल देगा, कैश टू इनकम, रिचार्ज इनकम डाल देगा। अब फिर 31 मार्च को वो क्या देखेंगे कि इसमें कौन कितने रुपए तो अगले टाइम के ही आ गए, कितने महीने अगली बार के। 31 मार्च को बनाते हैं ना हम अकाउंट्स, हम अपना प्रॉफिट कब निकालते हैं, 31 मार्च को। 1 अप्रैल से 31 मार्च का, तो कितने पीरियड का एडवांस आ गया, 4 मंथ्स का। कौन कौन से 4 मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो वो कहेगा अल्लाह, ये तो अगले साल की इनकम है ना, रुपए भले ही पहले आ गए हैं लेकिन इनकम कब की है, अगले साल की। तो वो क्या करेगा, फीस अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड फीस या एडवांस इनकम, कितने की, 1200 डिवाइड बाय 12 इंटू 4। जनरली कोर्सेज के पैसे जैसे टीचर्स लोग हैं तो वो कैसे ले लेते हैं, एडवांस में, चाहे कोर्स मार्च के बाद पूरा होगा लेकिन अगर ज्वाइन जब से किया है तो उसके बाद से, जैसे समझ रहे हो क्या। तो सर्विस सेक्टर जनरली कैसे चलता है, एडवांस पे। आप नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराते हो, जियो का रिचार्ज कराते हो, तो ये सब क्या है, एडवांस ही लेते हैं ना। जरूरी थोड़ी है 31 मार्च को सबके सब्सक्रिप्शन खत्म हो गए, तो फिर वो 31 मार्च को क्या एंट्री डालते हैं वापस से, इनकम को डेबिट करके किसमें ट्रांसफर कर देते हैं, अनअर्न्ड इनकम। यस और नो, श्योर। तो अब ये दोनों एडजस्टमेंट को समराइज करवाओ। पहले तो नाम बताओ इनकम से रिलेटेड दोनों एडजस्टमेंट के। पहला क्या है, एक्रूड इनकम। दूसरा क्या है, एडवांस या अनअर्न्ड इनकम। एक्रूड इनकम का दूसरा नाम क्या है, और इनकम रिसीवेबल। एडवांस इनकम और अनअर्न्ड इनकम। बातें नहीं बच्चों, में मुर्गा बना देता हूँ फायदा। अब बताओ बैलेंस शीट में कहां पर आएगा, पहले पी एंड एल बताओ। एक्रूड इनकम को इनकम में क्या करेंगे, ऐड इन इनकम। और बैलेंस शीट में असेट, क्योंकि ये रुपए लेने बाकी है। इसको इनकम में से क्या करना है, क्यों, क्योंकि ये अगली बार का आ गया तो इस बार की इनकम नहीं है तो हटा दो। और लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि अगली बार बिना रुपए लिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा। बोलो, श्योर। अब इन चारों एडजस्टमेंट को मिलाकर एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, रिटर्न्स, परचेजेस और सेल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट, लोन, कैपिटल, फ्रेट, फ्रेट आउटवर्ड। बातें मत करो बच्चों। ओपनिंग स्टॉक है 40,000, 3 lakhs, 6 lakhs, 10,000, 20,000, 1 lakh, 2 lakhs, 30, 20, 10, 1 lakh, 2 lakh, 10,000,
डिफरेंस बताओगे क्या? क्रेडिट साइड का टोटल करो बच्चों मेरे साथ। 6 लैक्स प्लस 20,000, 620 प्लस 2, 820 प्लस 20, 850, 950, 1150। अब डेबिट में भी कितना होगा? 1150। डिफरेंस पहले एक बार टोटल करो। 40 प्लस 10 प्लस 3, 450, 480, 490, 502, 517। 1150 में से 517 माइनस कर दो। नहीं हो रहा। 633। थोड़ा सा मुश्किल हो गया ना। ठीक है, ये क्या है? प्लांट, प्लांट। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्लांट। लेकिन अब तुम्हारे जैसे बैठे हैं तो क्या बोलना? नालायक खुद ही कह रहे। एडजस्टमेंट बताओ क्या क्या लिखूं? कब, किस दिन का है ये ट्रायल बैलेंस? 31 मार्च 26। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की है? 4,000। रेंट हैज बीन पेड फ्रॉम 1/4 to 25 to 31, 30th 6 2026। उसके बाद कमीशन रिसीवेबल कितने का है? 5,000। या इंटरेस्ट रिसीवेबल कर देता हूँ। कमीशन अनअर्न्ड 3,000। क्लोजिंग स्टॉक 8,000। अब हमें इससे क्या बनाने हैं बताओ? ट्रेडिंग पेंडल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर क्या लिखते हैं बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड भी लिख सकते हो और एंडिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, एंडिंग भी लिख सकते हो। 31 मार्च 26 क्वेश्चन में दिया होगा। और ये का ये किस पर लिखना होता है बच्चों? पी एंड एल अकाउंट पे। बस ट्रेडिंग की बजाय क्या लिखना है? और बैलेंस शीट पर क्या लिखते हैं बच्चों? एस एट 31 मार्च 26। बैलेंस शीट पे फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एज एट। बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, अब डेबिट साइड में कौन से कॉलम होते हैं इसमें? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है क्या? ऐसा का ऐसा किस में होता है? पी एंड एल में। और बैलेंस शीट में क्या होता है? इधर क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी साइड। और इधर वाली साइड को क्या बोलते हैं? असेट साइड। अब करते हैं स्टार्ट। फटाफट से बताओ बच्चों, ओपनिंग स्टॉक कहां पर आएगा? ट्रेडिंग के 2 में। कितने रुपए का? 2 लिखेंगे, 2 ओपनिंग स्टॉक।
इनर में लिखूं या आउटर में? क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस करना ही नहीं। परचेज है 3 lakhs की। अब इसमें रिटर्न लिखा हुआ है, अब आप मुझे बताओ कौन सी परचेज रिटर्न है, कौन सी सेल्स रिटर्न? परचेज होती है डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होगी? क्रेडिट। कुछ नहीं लिखा है ना, तो भी आपको खुद से पता लगाना पड़ेगा कि डेबिट में भी लिखा है और क्रेडिट में भी लिखा है। आपको क्या पता ये परचेज है और ये सेल्स है? परचेज हमेशा क्या होती है? डेबिट। परचेज एक्सपेंस है तो वो हमेशा क्या होती है? डेबिट। और रिटर्न क्रेडिट साइड में है तो परचेज रिटर्न है, और डेबिट साइड में है तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन सी रिटर्न है? रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न? रिटर्न, सेल्स रिटर्न का ही दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। और इसका नाम क्या है? आउटवर्ड। क्यों है? रिटर्न होके बाहर जा रहा है। इसने मुझे गुड्स खरीदा, मैंने किसी से गुड्स खरीदा, अब आउट कब होगा? जब आउट। तो परचेज रिटर्न को ही क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। और मैंने इसको बेचा और इसने वापस दे दिया, तो ये कौन सी है? रिटर्न इनवर्ड। तो इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड या परचेज। कैसे पता लगेगा? परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगी और सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगी? डेबिट। तो 3 lakhs माइनस 20,000। इनर में लिखना पड़ेगा ना 3 lakhs को, तो परचेजेस 3 lakhs माइनस रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड 20, तो कितना आ गया ये? 280। ऐसी सेल्स का बताओ, बाय सेल्स कितने की थी? 6 लाख। और रिटर्न इनवर्ड कितने का था? 10,000। तो कितना हो गया? 590। श्योर? ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। डेटर क्या होता है? डेटर्स, DRS लिखूंगा मैं इसका, इसका पूरा लिखा होगा आपको, DBTORS। डेटर्स मतलब जिनसे रुपए लेने हैं, क्रेडिटर्स मतलब जिनको देने। तो डेटर 1 लाख है या 2 लाख है? कैसे पता लगता है? डेबिट साइड में असेट होती है, तो डेटर क्या होते हैं? असेट। और क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटी। तो 1 लाख और 2 लाख। कहां पर लिखूं डेटर को? असेट। और क्रेडिटर्स को 1 लाख 2 lakhs। पक्का? सैलरी कितने की है? कहाँ लिखूं? P&L के 2 साइड में कितना? 30 नहीं, आउटस्टैंडिंग भी है। आउटस्टैंडिंग 30 तो मैंने पे कर दी, और कितनी अभी भी बाकी है? कितनी बाकी है? 4,000। तो 30 पे कर दी, 4 अभी भी बाकी है। तो इस बार का एक्सपेंस कितना है? 26। 30 दे दिए, 4 बाकी है, तो एक्सपेंस कितना हो गया? 26। सो सिंपल। नालायक 34 आएगा ना, 4,000 देना बाकी है ना, 34 आएगा ना भाई। मैंने मनीष सर को 30,000 रुपए तो दे दिए, अभी वो कहते हैं 4,000 रुपए और बाकी है, तो मेरा एक्सपेंस कितना है? 34। तो P&L में कैसे लिखेंगे इसको? टू सैलरी, इनर कॉलम में कितना लिखोगे? 30। फिर क्या लिख दोगे? प्लस आउटस्टैंडिंग, पूरा लिखना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग 4, 34। अब आप कसम खाओ, बोलो, बोलो, हम कसम खाते हैं कि एडजस्टमेंट को 2 जगह लिखेंगे। एडजस्टमेंट हमेशा 2 जगह जाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी आपने P&L में ही ऐड करी है, और आप भूल जाते हो, अगले पे चले जाते हो। आउटस्टैंडिंग सैलरी को अभी आपने P&L में ऐड किया है। कुछ और करना है क्या? क्या ही करना है, और तो क्या करना है, और क्या करना है? ठंडी इतनी है क्यों? क्या करेंगे? ये लाइबिलिटी भी तो है। आप कसम खा लो, इसको 2 जगह करना है। अगर P&L में ऐड करके छोड़ दिया तो लास्ट में मैच नहीं होगा, फिर आप क्या करोगे? रोने लग जाते हो। तो ये कहां पर भी आएगा? लाइबिलिटीज में। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की? नालायक। कमीशन इनकम है या एक्सपेंस है? पहले ये बताओ। हाउ डू यू नो? क्रेडिट साइड में क्या होगा? इनकम। और डेबिट साइड में क्या होगा? एक्सपेंस। तो 20,000 क्या है? इनकम। 20,000 तो मिला। अनअर्न्ड 3,000, इसका मतलब क्या है? एडवांस या लेना बाकी है? तो मैं कह रहा हूं 20,000 मिला, जिसमें 3,000 एडवांस है, तो मेरी इनकम कितनी है? 20 प्लस 3 23। सो सिंपल। पहले भी जोड़ा था ना, अब फिर जोड़ दो। 1 प्लस 1 माइनस, ऐसे रखेंगे, है ना?
पहले प्लस हो गया तो अब किसकी बारी है? नालायक। 20 में से माइनस, 20 में से 3 अगली बार के हैं, तो इनकम कितनी है? एडवांस आ गया ना कमीशन, तो कमीशन 20 लेस एडवांस या अनअर्न्ड कितने का, कितना रह गया? कहाँ लिखूं इस 3000 को साथ में लाइबिलिटी में, कि अगली बार का पैसा पहले ही आ गया तो ये मेरा क्या है? ऑब्लिगेशन। अनअर्न्ड कमीशन, कि किसी से कमीशन पहले ही ले लिया तो अगली बार उसके लिए काम करना पड़ेगा लेकिन वो कमीशन नहीं देगा। कमीशन समझते तो हो ना? 3000। आगे बताओ। इंटरेस्ट इनकम है एक्सपेंस है? कैसे पता लगता है? क्रेडिट में 10। अब इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है? 5। बातें नहीं बच्चों, मुर्गा बना देंगे ना। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है? 5। रिसीवेबल का मतलब लेना बाकी है या देना? लेना बाकी है। रिसीवेबल का मतलब लेना बाकी। तो ये मुझसे क्या लिया हुआ था? तो रुपए उधार। क्या हो गया बबलू? कितने रुपए लिए हुए थे इसने? 10,000। नालायक, 10,000 तो ब्याज दिया है, रुपए तो ज्यादा लिए होंगे। तो 10,000 का इसने मुझे क्या दिया? इंटरेस्ट। और अभी कह रहा है कि सर आपका ब्याज चुका दूंगा, 5,000 बाद में दे दूंगा। मेरे को 5,000 और लेने बाकी है। इसने 10,000 का इंटरेस्ट दे दिया, तब भी मैं कह रहा हूँ बाकी कौन देगा? तो ये कह रहा है कितने? 5,000 बाकी है, दे दूंगा, मर रहे हो क्या? तो मेरी इनकम कितनी है? 10 प्लस 5। प्लस की बारी थी ना, प्लस की तो बारी थी। ऐसे बारिश चलेगा नालायक। इंटरेस्ट कितने का? एक चीज गलत कर दी मैंने, बताओ क्या? अभी पता लग जाएगा तुम्हें। इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल लिखा है ये कितना? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 50। आगे चलते हैं। जिप्पी नहीं लिखा, जिप्पी तो बाद में निकालूंगा। पहले पहले ये बताओ, इंटरेस्ट रिसीवेबल बैलेंस शीट में लिखना है या नहीं? इंटरेस्ट रिसीवेबल आप बैलेंस शीट में लिखवा ही नहीं रहे। मैंने आपको बोला कि क्या करना है? 2 जगह लिखना है। इंटरेस्ट में आपने इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या कर दिया? जीपी तो लास्ट में निकालूंगा। ये क्या है? यहां ऐड किया है तो साथ में हाथों हाथ कहां लिख के आना? एसेट साइड में। 2 जगह नहीं लिखा तो क्या होगा? गलत। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितने का? 5,000। जिप्पी बाद में आएगा अभी। लोन बताओ, लिया हुआ है या दिया हुआ है? लिया या दिया हुआ है? लिया हुआ है। कैसे पता लग रहा है लिया हुआ है? क्रेडिट साइड में आ रहा है, मतलब क्या है? लाइबिलिटीज में। क्रेडिट साइड में आ रहा है मतलब क्या है? लाइबिलिटीज। लोन कितने का? बोलो ना। 1 लाख। कैपिटल 2 lakhs। ठीक है। फ्रेट कितने का है? 10,000। क्या है ये? सामान को मंगवाने का या भेजने का? कुछ नहीं लिखा होगा ना, कभी भी कुछ नहीं लिखा हो। जैसे फ्रेट, कार्टेज और कैरियज, इनको कहाँ लिखना होगा? ट्रेडिंग में। हम हमेशा क्या मांगेंगे, मानेंगे? मंगवाने का है। या इनके साथ क्या लिख दिया जाए? इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड, तब भी इसका मतलब यही है। साइलेंटली भी इसका मतलब क्या है? मंगवाने का है। लेकिन साफ साफ लिखे कि फ्रेट आउटवर्ड या कैरियज आउटवर्ड या कार्टेज आउटवर्ड, तब ये क्या है? बेचने के लिए था। आउटवर्ड का मतलब, जैसे मैं राशन का काम करता हूँ, ठीक है, ग्रोसरी का काम करता हूँ, तो ये मेरा होलसेलर है, इससे मैंने गुड्स मंगवाया, तो उसका भाड़ा लग गया, तो वो गुड्स की कॉस्ट का पार्ट है, तो इनवर्ड हो गया ये। आउटवर्ड का मतलब, अब देवांश मेरा पक्का कस्टमर है, इसने बोला कि मेरे घर पे पहुंचवा दो, तो मैंने ऑटो में रख के माल इसके घर पे पहुंचवा दिया, तब ये क्या है? आउटवर्ड। और ये घर पे पहुंचवाया क्यों? ये मेरा सेलिंग एक्सपेंस है, कि देवांश राजी रहे, आगे भी मेरे को क्या देता रहे? ऑर्डर। ऐसा होता है ना, मम्मी फोन पे कह देती है राशन वाले को कि भेज दो, और बड़ा ऑर्डर होता है तो राशन वाला क्या है? अपने लड़के वड़के को भेज देता है ना आपके पास कि सामान भेज दिया उसने, तो वो क्या होता है? आउटवर्ड फ्रेट। तो जब तक कुछ नहीं लिखा तो इनवर्ड है, और कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग में। साफ साफ लिख दे आउटवर्ड है, तो क्या आएगा? ये पी एंड एल। तो बताओ फ्रेट कितने का था? इसके साथ कुछ लिखा है क्या? नहीं, तो ये कहां पर आएगा?
ट्रेडिंग के टू साइड में। इसके साथ साफ साफ लिखा है आउटवर्ड, तो ये कहाँ आएगा, पी एंड एल में। तो 10,000 ट्रेडिंग के टू में, 12,000 पी एंड एल के टू में। कितने के 10, और पी एंड एल में कितना आएगा, फ्रेट आउटवर्ड कितने का, 12 था क्या, 10 हो गया, 12 हो गया। रेंट कितने का है, 15,000। अब इस लाइन का मतलब बताओ बच्चों। रेंट हैज बीन पेड फ्रॉम 1/4/25 टू 30/6/26। कितने पीरियड्स का चुका दिया, 1/4/25। हमारा ईयर कौन सा है, एंड हो रहा है 31 मार्च 26 को, तो ये स्टार्ट कहां से हुआ होगा, 1/4/25 से। तो ये वाला पीरियड है 1/4/25 से 31 मार्च 26, और हमने पे कब तक का कर दिया, 30 जून तक का। ये क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिख देता हूं, 30 जून 26। बताओ बच्चों, कब से लेकर कब तक का पे कर दिया मैंने, ये 1/4, ये 31 मार्च, और हमने कब तक का पे कर दिया, 30 जून तक। तो कितना पे कर दिया बताओ, 12 मंथ्स तो यही हो गए, और आगे भी कितना पे कर दिया, 3 मंथ्स का। तो हमने रेंट, लैंडलॉर्ड को जरूरत थी, उसने बोला होगा कि रुपए एक बार किराया ज्यादा दे दो, आगे कम कर, मतलब कम दे देना। तो मैंने 15 महीनों का किराया पे कर रखा है। तो कुछ किराया क्या है, प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। ये तो 15 मंथ्स का रेंट है, तो ये अब अमाउंट खुद ढूंढनी पड़ेगी प्रीपेड की कितनी है। 15,000 कितने पीरियड का है, 15 मंथ्स का। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने कितने महीनों का पे कर दिया है, 15 मंथ्स का। तो आगे के साल का कितना है, आगे के पीरियड का 3 मंथ्स। तो 3,000 क्या है बच्चों, प्रीपेड। 3,000 क्या है, प्रीपेड, जो इस बार का एक्सपेंस है, नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का। तो मुझे रेंट को क्या करना पड़ेगा, कम। रेंट कितना लिखूंगा मैं, 15,000, लेस क्या कर दूंगा, प्रीपेड। प्रीपेड में डबल पी आते हैं, इस वर्ड को तो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लिया करो। 15,000 डिवाइड बाय इंटू 3 कितना आएगा, तो कितना आगे का पे कर दिया, 3,000, और एसेट में आएगा, शाबाश। दूसरी जगह लिखना भूल मत जाना हाथों हाथ, प्रीपेड रेंट एसेट में भी आएगा या नहीं, कितने का, 3,000। बोलो बच्चों, कैसे निकलेगा प्रीपेड, ये 15,000 कितने टाइम का है, जो क्वेश्चन है दिया हुआ है 15 मंथ्स का, जिसमें से 3 मंथ्स का रेंट क्या है, आगे का। तो 15,000 डिवाइड बाय 15 क्यों किया, सो दैट आई कैन गेट 1 मंथ रेंट। इंटू 3 करने से क्या होगा, प्रीपेड वाला आ जाएगा आगे का। तो 15 में से 3 मंथ्स का नेक्स्ट का है, तो इस बार तो 12,000 चार्ज होगा, और 3,000 क्या होगा, नेक्स्ट ईयर। तो ये 12,000 बनाने के लिए 15 में से 3 माइनस कर दिया, और 3,000 बैलेंस शीट में कहाँ आ गया, एसेट साइड में। क्यों एसेट में आ गया, क्योंकि अगली बार बिना किराया दिए मुझे क्या करेगी, बिल्डिंग यूज करने को मिलेगी। प्लांट 633, ये कहां पर आएगा, एसेट, प्लांट, बस। अब बताओ और क्या एडजस्टमेंट रह गया, सारा कर लिया। अब एक बार एडजस्टमेंट को गो थ्रू कर लेना, कोई मिस ना हो जाए। आउटस्टैंडिंग सैलरी का कर लिया या नहीं, डन। रेंट का डन, इंटरेस्ट का, कमीशन का, मैं ऐसे टिक करूंगा, आप डन बोलना, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का, रेंट का, इंटरेस्ट का, कमीशन का, क्लोजिंग स्टॉक, बोलो डन। डन ही तो बोलना है, समझ में आ गई मेरे बात, मैं ऐसे टिक करूंगा, आप क्या बोलना, डन। डन डन डन। बोलो, क्लोजिंग स्टॉक का कर दिया या नहीं किया, तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होता है बच्चों, ट्रेडिंग के टू में, आजा आजा आजा, बाय। ट्रेडिंग के बाय में कितने का, 8,000, और बैलेंस शीट में, एसेट में, पक्का, श्योर हो ना आप। अब बताओ, अब क्या करेंगे, जिप्पी, जिप्पी निकालेंगे, जिप्पी। परसों क्या बोली थी, कट, आज क्या है, जिप्पी। जिप्पी कैसे आएगा, 598 पी, इतना अच्छा वर्ड है, सबसे अच्छा अल्फाबेट कौन सा होता है, पी, उसकी हस्ती कर दी, जिप्पी। मतलब 598 में से कितना माइनस करो,
40 प्लस 280 320 प्लस 10 330। तो 5 में से 3 गए 298 में से 30 गए तो 68। अब बताओ ये कह तो सही रही थी, लेकिन इसका कहने का मतलब ये नहीं था कि जीपी नहीं निकाला। बीच में कैसे जीपी निकालूं? इसका कहने का मतलब था यहाँ जीपी भरेगा कहाँ पे, जगह छोड़ी है तूने। इसका कहने का मतलब ये था, लेकिन ये बस फ्लो फ्लो में क्या बोली, जिप्पी जिप्पी। तो आप कसम खा लो कि ट्रेडिंग के पीएनएल बनाते समय ऊपर क्या करोगे, एक लाइन छोड़ोगे, क्योंकि हम अब जीपी कहाँ लिखूं बताओ मैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, एक बार मैंने जानबूझ के करी ताकि आपको क्या रह जाए याद। इसको ले आओ नीचे अपने पास, तो ये आपके पास होगा क्या ऑप्शन। तो यहां पर क्या आएगा, जिप्पी कितने का 268। अब बताओ पीएनएल कितने का आएगा, नेट प्रॉफिट कितने का आएगा, क्रेडिट का टोटल बताओ पूरा। इस बच्चे ने कहा है मेरे को नहीं पता, 3 lakhs। एक बार चेक कर लूं, 68 प्लस 1785, शाबाश 3 lakhs। अब 3 lakhs में से क्या माइनस कर दो, ये 34 और 24, 12 12 24। बताऊं इसको कैसे जोड़ लिया करो, पहले 10,000 वाले जोड़ लो, 30 40 50, मतलब चार चूर को छोड़ो, 30 10 और 10 50, और फिर पीछे कितने 8,000। तो 3 lakhs में से क्या माइनस करना है, 58। कैसे माइनस करते हैं, पहले 50 माइनस कर लो, कितना रह गया 2.5 लाख। 8 और माइनस कर लो, 242। एक बार इस वर्किंग को हटा रहा हूँ, जिप्पी के लिए जगह ही नहीं बची। सॉरी, अब क्या आएगा, जिप्पी आएगा या एनपी आएगा, एनपी कितना 242 था ना, 242 ही आएगा। 242 को किस में जोड़ देंगे, कैपिटल में, 242, 2,42,000। तो ये कितनी होगी, 4,40,000। अब टोटल टैली होगा तो हमारा सही है। लड़कियां किसका करो, एसेट्स का, लड़के किसके करो, लाइबिलिटीज का। करो शाबाश, मेरे साथ ही करो, मैं तुम्हें करना बताता हूँ, नहीं तो तुम क्या है कैरी। 42 को छोड़ो, गोली मारो, पहले लैक्स जोड़ लो, 4 lakhs प्लस 2 lakhs 6 lakhs प्लस 1 lakh 7 lakhs। अब किनको जोड़ो, थाउजेंड्स को, 42 प्लस 3 45 4 49, तो 749। 33 को गोली मारो, 6 lakhs प्लस 1 lakh 7। अब थाउजेंड जोड़ लो, 33 प्लस 5 38 41 49। ये टैली होना क्या इंडिकेट करता है, सही है। अब इसकी प्रॉब्लम पता है क्या है, ये तो मैंने बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नहीं आएगा, लेकिन बड़ा आ भी जाए। अब बच्चों का पेपर में गलत हो जाता है ना, क्योंकि इसका आपको एग्जाम में पता लग जाएगा हमारा सही है या नहीं। डेप्रिसिएशन का एग्जाम में पता लगेगा नहीं, बीआरएस का एग्जाम में पता लगेगा नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन का एग्जाम में बच्चे को पता लग जाता है कि मेरा सही हुआ है या गलत। और अगर उसका मैच नहीं होता तो वो नर्वस हो जाता है। समझ रहे हो क्या, इसका आपको पेपर करते वक्त ही पता लग जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही हुआ है या गलत हुआ। पक्का। तो अभी तक हमने कितने एडजस्टमेंट सीख लिए हैं, 5। एक एक करके बताओ, क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आएगा, पहले एडजस्टमेंट बताओ, क्लोजिंग स्टॉक के बाद एक्सपेंस से रिलेटेड कौन से है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस। बातें मत करो। इनकम से रिलेटेड कौन से हैं, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। पहले एक एक करके बताते रहो। बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आएगा, असेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस, अच्छा एक असेट एक लाइबिलिटी। अब की बार आएगा लाइबिलिटी, एक असेट होगी एक लाइबिलिटी। अब असेट आ गई तो अब क्या आएगी, असेट। अब दो दो बार लिखना है, सब समझ में आ गई। पहले एक एक बार, फिर नलायक। एक्रूड इनकम का मतलब लेने बाकी है, प्रीपेड का मतलब अगली बार का रेंट पहले ही चुका दिया, तो नेक्स्ट ईयर मुझे क्या होगा, बिना रेंट पे किए बिल्डिंग यूज करने को मिलेगी, तो फायदा है।
ये रुपए मिलेंगे अगली बार तो फायदा है। आउटस्टैंडिंग का मतलब रुपए देने बाकी है, और यहाँ क्या है, सर्विसेज देनी बाकी है, तो ये दोनों क्या है, आगे जाकर ऑब्लिगेशन है, तो लाइबिलिटी। ट्रेडिंग पी एंड एल में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में, बाय साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस में क्या हो जाएगा, एड। प्रीपेड रिड्यूस फ्रॉम एक्सपेंस। एक्रूड इनकम एड इन इनकम, और अनअर्न्ड इनकम रिड्यूस फ्रॉम इनकम। पक्का, श्योर। अब हम छोटा सा सिक्स्थ एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, डेप्रीशिएशन। इसके ऊपर आपने पूरा चैप्टर कर रखा है वैसे तो। आप एक बात बताओ, आपके बैच का प्रॉफिट निकालना है, तो क्या ये लैपटॉप सारा आपके बैच में चार्ज कर दूं, ये एलईडी, ये आईपैड, लैपटॉप, मोबाइल, या वो क्या बोलते हैं वो स्क्रीन कौन सी थी, स्मार्ट बोर्ड, सारा आपके बैच में चार्ज करूं? नहीं, एक बैच ही थोड़ी चलेगा। इसी इन्हीं एलईडीज, इन्हीं लैपटॉप से हम नेक्स्ट ईयर भी अर्निंग कमाई करेंगे। क्या जीरो चार्ज करूं? कुछ चार्ज भी होना चाहिए और सारा चार्ज नहीं होना चाहिए। कुछ तो लगाई है ना तुम्हें पढ़ाने में, तो जितना तुम्हारे को पढ़ाने में लगा है उसको तुम्हारे बैच में क्या करना चाहिए, चार्ज। तो जितना तुम्हारे को पढ़ाने में लगा है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जैसे अब मैंने एक लैपटॉप खरीदा, तो मेरे ट्रायल बैलेंस में क्या आ रहा होगा, असेट साइड में। पिछले क्वेश्चन में एक ऐसी टेक्निकल गलती है, उसमें दिमाग मत लगाना, वो तो सिखाने के लिए करना था, ठीक है। वैसे तुम इतना दिमाग लगा भी नहीं सकते। मैंने लोन लिया हुआ है, तो उसका इंटरेस्ट मुझे देना होता है, लेकिन मैंने इंटरेस्ट इनकम में ले रखा है। वो मैंने समझाने के लिए था, समझ लो कि ये लोन तो मेरे को देवांश ने दिया, मेरा भाई है तो बिना ब्याज के दिया, और ये मैंने किसी और को दिया था, उससे कमाए, ठीक है। नहीं तो अगर लोन है तो उसका इंटरेस्ट तो क्या होता है, देना होता है ना, लिए हुए लोन का। तो ये तो मेरे को देवांश ने इंटरेस्ट फ्री दिया है कि सर आप रखो, कोई बात नहीं, क्या टेंशन है, ठीक है। तो इस पर कोई किसी को ब्याज भरना नहीं था, और ये मैंने किसको दिया था, मिस्टर ए को, उससे ब्याज कमाया था। डेप्रिसिएशन मतलब, जैसे अभी अच्छा ये बात कर रहे थे, अब मैंने एक लैपटॉप खरीदा आपके बैच में, तो एंट्री क्या होगी, लैपटॉप टू कैश। इस वजह से मेरे ट्रायल बैलेंस में एसेट साइड में क्या आने लग जाएगा, लैपटॉप। बोलो, नालायक, ट्रायल बैलेंस में कौन सी एसेट साइड, डेबिट साइड में आएगा लैपटॉप। ट्रायल बैलेंस में किस साइड में आएगा लैपटॉप, डेबिट साइड में। अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में लिखा होगा कि आप क्या लगाओ, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएट लैपटॉप शाबाश बाय 20% पर एनम। क्वेश्चन कह रहा है कि लैपटॉप पर कितना डेप्रीशिएशन लगाओ, तो डेप्रीशिएशन मेरा फायदा है नुकसान है, तो मैं क्या करूंगा, पी एंड एल में टू में लिखूंगा या बाय में, टू में। कि तुम्हारे बैच को पढ़ाने में पूरा लैपटॉप तो नहीं गया, लेकिन कितने परसेंट गया, तो 1 लाख था क्या, 1 लाख का 20% कितना आएगा, 20,000। तो डेप्रिसिएशन को मैं पी एंड एल में क्या करूंगा, डेबिट। डेप्रिसिएशन को मैं पी एंड एल में क्या करूंगा, डेबिट साइड। अब बैलेंस शीट में बताओ, लैपटॉप कितने का था, 1 लाख का, और कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो अब कितने का रह गया, 120 का या 80 का। तो डेप्रिसिएशन का क्या एडजस्टमेंट सिखाऊं बच्चों, पी एंड एल में क्या करेंगे, डेबिट। पी एंड एल में क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि आपके बैच की जो फीस आई है उसमें लैपटॉप का भी तो कुछ पार्ट चार्ज होना चाहिए। तो 1 लाख का लैपटॉप है, 5 साल चलेगा, इसलिए मैं 20-20 हजार करके डेप लगा रहा हूँ। 20% कैसे लगा रहा हूँ, मैंने सोचा होगा 5 साल चलेगा। 100 रुपए की कॉस्ट है, 20 रुपए इस बार डाल रहा हूँ, मतलब 1/5 डाल रहा हूँ ना। 20% का मतलब 1/5, तो मुझे लग रहा है कि 5 years तक चलेगा लैपटॉप। तो आई चार्ज 20,000 डेप्रिसिएशन इन पी एंड एल, एंड इन बैलेंस शीट क्या करूंगा मैं, वैल्यू ऑफ एसेट विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ डेप। श्योर। तो एडजस्टमेंट नंबर 6, क्या लिखूं, डेप्रिसिएशन, क्या करेंगे एडजस्टमेंट, ओए हट जा,
बताओ बच्चों, पी एंड एल में क्या लिखूं? डेप्रिसिएशन पी एंड एल में कहाँ आएगा? डेबिट में, बैलेंस शीट में, रिड्यूस फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट। लैपटॉप का होगा तो किस में से हट जाएगा? बिल्डिंग का होगा तो, प्लांट का होगा तो, लैंड का होगा तो, लैंड से, लैंड पर डैप लगता है। लैंड कभी वैल्यू कम होती है क्या लैंड की? तो लैंड पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लिखता। मतलब बोले जा रहे हैं, बस मैं बोलता हूँ उसका होगा तो इसमें से, उसका होगा तो, देवांश का होगा तो, नालायक। लिखो, डेप इज नेवर प्रोवाइडेड ऑन लैंड। लैंड की वैल्यू इंडिया में बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जाएगी और लैंड क्या है? लिमिटेड रिसोर्स है, तो इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी हमेशा। ठीक है, तो लैंड पर होता है क्या डेप? नालायक। अब बताओ, एंट्री पूछ ले तो क्या होगा? लैंड की लाइफ कितनी है? आप बताओ, आप लैंड खत्म कर सकते हो क्या? ये कह रहा है कि लैंड को आग लगा दूंगा, खत्म कर दूंगा, खड्डे मार के खत्म कर दूंगा, तो लैंड कभी खत्म नहीं होती, इसलिए हम लैंड पर डेप नहीं लगाते। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। पक्का? लैंड क्या है? अमर। लैंड की लाइफ क्या होती है? लिमिटेड या इन्फिनिटिव या अनलिमिटेड लाइफ होती है ना लैंड की। तो डेप पर कभी भी क्या नहीं लगाते? लैंड। नालायक, लैंड पर कभी भी क्या नहीं लगाते? डेप। तो एंट्री पूछेंगे तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन टू एसेट। पक्का? अब कौन बच्चा आगे बताएगा इधर? चलो आज आज रहने दो, अभी आज इतना ही करेंगे। बाय बाय, लव यू सो मच। जाएगा नहीं कोई बच्चा?